वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज आज का हमारा वीडियो है टेस्ट पेपर का। आप सबको पता है कि एवरी संडे शाम को 6 बजे हमारा टेस्ट होता है। पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। यहाँ पर हम पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर 3 की। इससे पहले पूरे सिलेबस में बेस्ड हमारे 2 पेपर कंप्लीट हो गए, एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर 1 और एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर 2। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कैप्टन एग्रो पे मॉर्निंग को डेली 8 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, जहां पर 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाए जाते हैं। और बाकी संडे के अलावा जितने भी अदर डेज है हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शाम को 6 बजे क्लास लगती है, जिसमें हम पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक वहां पर पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 3 की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बिल्कुल आप लोगों को पिछला फॉर्मेट अपनाना है। बिल्कुल एक पेज ले लेना है, 1 से लेकर 40 तक नंबर आपको लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोगों को आंसर देना है और आप उसमें टिक कर ले कि आपका राइट है या सही, गलत है आंसर। ठीक है, सही आंसर है या गलत है, मैं यहाँ पर जैसे आंसर बताऊंगा। उसके बाद एंड में आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि सर हमारे 40 में से 38 क्वेश्चन सही निकले हैं, हमारे 40 में से 35 क्वेश्चन सही निकले हैं, हमारे 40 में से 40 क्वेश्चन सही निकले हैं। इससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप लोगों को और कितना पढ़ना चाहिए। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जय जवान जय किसान जरूर लिख दो, और वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टमाटर में ब्लोसम एंड रोट बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। क्या पूछ रहा है, टोमेटो में आपको क्या बताना है, ब्लोसम एंड रोट जो बीमारी होती है, इसको BETB बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक। तो किस तत्व की कमी से होती है दोस्तों, टमाटर में बीमारी होती है कैल्शियम तत्व की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उच्च विश्लेषक उर्वरक है। क्या बताना है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बताना है। ठीक है ना, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके पास है यूरिया, SSP, DAP, A एंड C बोथ। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि उच्च विश्लेषक उर्वरक। तो यहां पर उच्च विश्लेषक जो उर्वरक है हमारे पास, यूरिया भी है और DAP भी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझते हैं कि उच्च विश्लेषक उर्वरक क्या होते हैं, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जो प्राथमिक पोषक तत्व है, उनका 25%, ठीक है, 25% से ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। उच्च विश्लेषक भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निम्न और एक होता है उच्च, हाई और लो। हाई एनालिसिस जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें प्राइमरी जो पोषक तत्व है, प्राइमरी कौन कौन से हैं, NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी मात्रा 25% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे उच्च विश्लेषक, और अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे निम्न विश्लेषक। क्लियर है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब NPK में से किसी की भी मात्रा 25 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर जैसे कि हम देखें, यहां पर यूरिया की हम बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन मिलता है हाईएस्ट 46%, तो 25% से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी उच्च विश्लेषक उर्वरक है। यहाँ पर SSP है, ये उच्च विश्लेषक नहीं है। यहाँ पर DAP की अगर मैं बात करूं तो DAP में देखो फास्फोरस देखेंगे हम, यहाँ पर फास्फोरस 46% होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो कि जो NPK, इन तीनों में से किसी की भी मात्रा 25% से ज्यादा होगी तो ऐसे उर्वरक को हम क्या बोलेंगे, उच्च विश्लेषक या हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाना कहलाता है, स्पून फीडिंग इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बताना है आपको कि चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन, केमिगेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डीप प्लेसमेंट। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन।
देखो फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना, और सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना चम्मच से, जैसे तो कि किसी को पोषक तत्व दे रहे हो, इसलिए इसको क्या बोला गया है, चम्मच से पोषक तत्वों का पिलाना इसको कहा जाता है। और फर्टिगेशन क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, इस तरीके से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्टिगेशन। एक और क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि इसमें सबसे बेस्ट जो इरिगेशन का मेथड है वो कौन सा काम में लेते हैं, तो काम में लेते हैं बूंद बूंद सिंचाई, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाना। क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई में हम क्या करते हैं, उर्वरक मिला देते हैं, फर्टिलाइजर मिला देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, लवणीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। एल्कलाइन सोइल का पीएच वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 4 से अधिक, 8.5 से कम, 8.5 से अधिक, 4.5 से कम। चलिए फटाफट राइट आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहां पर राइट आंसर दीजिएगा इस फटाफट जल्दी से जल्दी। हमारा राइट आंसर होगा 8.5 से कम। क्या होगा, लवणीय मृदाओं का पीएच 8.5 से कम होगा। देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अगर 8.5 से अधिक लगा देंगे भाई, क्योंकि 7 के ऊपर तो सर सभी की सारी होते हैं, ठीक है ना, बट अगर आप यहां पर 8.5 से अधिक लगा दोगे तो ये कुछ ज्यादा ही सारी हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 4.5 से कम भी आपको नहीं लगाना, अम्लीय, और यहां पर 4 से अधिक, इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 से कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में काली मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है। भारत में काली मृदाओं का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 113 मिलियन हेक्टेयर, 87 मिलियन हेक्टेयर, 55 मिलियन हेक्टेयर, 18 मिलियन हेक्टेयर। चलिएगा इस फटाफट कमेंट कीजिए। भाई वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहना है आप लोगों को। क्या होगा हमारा राइट आंसर, भारत में काली मृदाओं, ब्लैक सोइल का एरिया आपको बताना है, ब्लैक सोइल एरिया आपको बताना है इंडिया के अंदर, तो कितना है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 55 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है दोस्तों, 55 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा यहां पर हम बात करें 113 मिलियन हेक्टेयर, तो एलुवियल सोइल का है, जो जलोढ़ मृदाएं होती है। तो भारत में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदाओं का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एलुवियल सोइल या जलोढ़ मृदा 113 मिलियन हेक्टेयर है। यहां पर हम बात करें 87 मिलियन हेक्टेयर, 87 मिलियन हेक्टेयर, तो ये है हमारे पास यहां पर रेड सोइल का, किसका है, रेड सोइल का, लाल मृदाओं का, और 55 मिलियन हेक्टेयर काली मृदाओं का हो गया, और 18 मिलियन हेक्टेयर है लेटेराइट मृदाओं का। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखो इस पेपर में 40 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बट यहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सीखोगे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में जो 4-4 ऑप्शन है उनको कवर करते हुए चल रहा हूं, इसके अलावा उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हुए चल रहे हैं। इसीलिए आप नोटबुक लेकर बैठे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नया लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूं, तो आप उनको नोट करते हुए चले। क्लियर है गाइस, और सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें, चाहे वो गलत आंसर दे या सही आंसर दे, उधर टिक लगा ले कि आपका गलत था या सही था। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। मृदा में विभिन्न संस्तरों के योग को क्या कहते हैं। जो हॉरिजन्स है, हॉरिजन्स आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरीके से हॉरिजन्स हमने 11th क्लास में पढ़े थे, तो उनका जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास है सॉइल प्रोफाइल, हिंदी में मृदा परिच्छेदिका बोलेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर मृदा संरचना, सॉइल टेक्सचर मृदा कणाकार, सॉइल डेंसिटी मृदा घनता, मृदा सघनता। तो चलिए गाइस फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। जो मृदा में जो संस्तर होते हैं इस तरीके से OI, इस तरीके से इन संस्तरों के टोटल सम को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सॉइल की प्रोफाइल को। क्लियर है गाइस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा परिच्छेदिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में सल्फर का प्रतिशत होता है। एक क्वेश्चन आपसे जेट में पूछा गया है, क्या बताना है आपको, SSP में सल्फर की मात्रा बतानी है। 18%, 46%, 21%, 12%। क्या होगा राइट आंसर, होगा हमारे पास 12%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस पोषक तत्व को मुद्रा ऊर्जा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जिसको एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व कहा गया है। भाई टोटल हमारे पास 17 एलिमेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने एलिमेंट चाहिए पादपों को, तो 17 एलिमेंट चाहिए।
जिसमें से नया वाला जो एलिमेंट है वो निकल है। अब यहाँ पर आपको बताना है, इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, मेजर, माइक्रो, प्राथमिक, सेकेंडरी, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। अभी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पोषक तत्व को मुद्रा ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, निकल। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, फॉस्फोरस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का वर्क कौन करता है, सहायता कौन करता है, मतलब रंध्र को खुलने में और बंद करने में कौन सहायता करता है, तो पोटेशियम सहायता करता है। इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। लास्ट जो एक वीडियो था, आई थिंक टेस्ट पेपर 3rd जो लिया था टेस्ट सीरीज का, उसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में सर्वाधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी स्टूडेंट ने वहां पर जिंक बताया था, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने फेरस बताया था। तो वो फेरस वाला राइट आंसर है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पर उसका जो हम पीपीएम लेते हैं 100 पीपीएम लेते हैं। क्लियर है गाइस, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करते हैं, जो सोइल मॉइस्चर एक तरीके से हम मेजर करते हैं, किस यंत्र के द्वारा करते हैं, लाइसीमीटर, फार्सल फ्लूम, टेंसियोमीटर, लेक्टोमीटर। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर के द्वारा। टेंसियोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, हम मृदा नमी ज्ञात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइसीमीटर है, इसके द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और पार्सम फ्लूम के द्वारा हम जल की मात्रा ज्ञात करते हैं, जल दाब ज्ञात करते हैं। और लेक्टोमीटर का आप सबको पता होगा, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि लेक्टोमीटर काफी ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मिर्च में तीखापन का क्या कारण है? जो मिर्च है ये तीखी जो लगती है, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन है कैप्सेथिन, कैप्सेसिन, कुकुरमिन, एंथोसाइनिन। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखो दोनों वर्ड एक जैसे हैं यहाँ पर, कैप्सेथिन और कैप्सेसिन। तो मिर्च में जो तीखापन का कारण है वह है कैप्सेसिन। क्या लगाना है दोस्तों? कैप्सेसिन लगाना है। और हम बात करें लाल रंग तो कैप्सेथिन। इस तरीके से आपको याद रखना है, तीखापन के लिए कैप्सेसिन याद रखना है, कैप्सेथिन याद नहीं रखना है। और यहाँ पर जो कुरकुमिन है, कुरकुमिन हल्दी में पीला रंग, और यहाँ पर जो एंथोसाइनिन है प्याज में लाल रंग। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे वर्णक भी याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आपका पुटअप होता रहता है। इसका अलग से वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें सारे के सारे वर्णक आप लोगों को बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त फल हैं। डिब्बा बंदी के लिए, कैनिंग के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है? कैनिंग मतलब एक तरीके से पैक करना है, डिब्बा बंदी करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन है केला, आम, अंगूर, लीची। क्या बताना है आपको? कैनिंग के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट बताना है, केला, आम, अंगूर, लीची। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्रेप, विटिस विनिफेरा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर आम लगाते हैं, बट यहां पर अंगूर सबसे बेस्ट फ्रूट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इससे वाइन बियर वगैरह बनाई जाती है और कई सालों तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। एक जस्ट इसके अपोजिट वाला क्वेश्चन आता है सब्जियों में, कि सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है डिब्बाबंदी के लिए, कैनिंग के लिए? तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पी होगा, पाइसम सेटाइवम होगा, मटर होगा। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सॉस केचप में टीएसएस क्या होता है? टोटल सस्पेंडेड सॉइल, घुलनशील ठोस पदार्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं? घुलनशील ठोस पदार्थ बोलते हैं। तो ये कितना प्रतिशत होता है केचप के अंदर? ऑप्शन है 15 से 20%, 28 से 30%, 35 से 38%, 50 से 60%। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करो फटाफट जल्दी से जल्दी। हमारा राइट आंसर होगा 28 से 30% होता है टीएसएस केचप के अंदर। और यहां से जेम और जेली का भी पूछा जाता है, याद रखना। जेम की अगर मैं बात करूं तो 68.5%, क्वेश्चन जेट में पूछा गया है। और हम बात करें जेली की, तो जेली में होता है 65% आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और केचप का 28 से 30% आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पाले से सर्वाधिक प्रभावित फसल है। जो पाला है, जो फ्रोस्ट है, इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट किस क्रॉप के ऊपर पड़ता है? केला, पपीता, टमाटर, अंगूर।
चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को बताना है। वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो पाले से सर्वाधिक जो प्रभावित पादप है वो कौन सा है हमारे पास? केला है, फिर इसके बाद पपीता आता है, फिर टमाटर आता है, फिर आता है अंगूर। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर है केला। अगर केला ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आप लोगों को पपीता लगाना है, बट अगर केला ऑप्शन में है तो आपको केला लगाना है, और केला नहीं है तो फिर आप पपीता लगाओगे, पपीता के बाद फिर आप टमाटर लगा सकते हो। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूसा नन्हा में पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखते हैं? पूसा नन्हा में पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखते हैं? ऑप्शन है 2 × 2 मीटर, 1.25 × 1.25 मीटर, 3 × 3 मीटर, 8 × 8 मीटर। तो पूसा नन्हा में जो हम दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 1.25 × 1.25 मीटर हम यहाँ पर क्या रखते हैं? डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ पर इसमें जो प्लांट लगेंगे वो टोटल प्लांट लगेंगे 6400, कितने लगेंगे? 6400 टोटल पौधे लगेंगे। अगर इस स्पेसिंग पे हम क्या करेंगे? पूसा नन्हा वेराइटी की सोविंग करेंगे। यहाँ पर 2 × 2 में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्लांट लगेंगे आपके 2500। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, आंवला में प्रवर्धन की विधि है। आंवला जो है इसमें बेस्ट प्रोपगेशन मेथड कौन सा है? टी बडिंग, गुटी द्वारा, पेच बडिंग, ए एंड सी बात। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो आंवला के अंदर टी बडिंग भी करते हैं और पेच बडिंग भी करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, गाजर का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? डेकस कैरोटा का भाग कौन सा है जो खाया जाता है? एडिबल पार्ट ऑफ कैरट, सरस, पॉम, सीजोकार्प, पेपो। तो क्या खाया जाता है? सीजोकार्प खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरस तो क्या होता है भाई? बिल्कुल मुंह में रखते गायब हो जाए, पिघल जाए। और पोम, जैसे पोम हम सेब का खाते हैं। और पेपो किसका खाते हैं भाई? पेपो जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया आदि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, गेहूं की फसल में गेहूं की फसल में 2 पानी उपलब्ध हो तो किन अवस्थाओं पर सिंचाई करेंगे? अगर गेहूं की क्रॉप है उसमें 2 पानी अवेलेबल है। भाई जब मैंने आपको वीट पढ़ाया था, वीट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीट वाला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि एक एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप है। इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में आपको वीट सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। तो गेहूं को 6 पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितने इरिगेशन? 6 इरिगेशन। जो बिल्कुल क्रिटिकल जो स्टेज है वीट में वो CRI अवस्था है, जिसपे हम 21 दिन पे पानी पिलाते हैं। तो 6 पानी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी जमीन में मैं गेहूं की फसल उगाता हूं, सिर्फ 2 पानी अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से स्टेज पर मैं इरिगेशन करूंगा? तो यहां पर ऑप्शन है CRI अवस्था प्लस फ्लावरिंग स्टेज पर, या फिर CRI अवस्था प्लस टिलरिंग स्टेज पर, या फिर लेट जॉइंटिंग स्टेज प्लस फ्लावरिंग पर, या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा एक तो CRI अवस्था पर करूंगा और एक करूंगा फ्लावरिंग स्टेज पर। ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई CRI पर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये गेहूं की क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की। आगे बढ़ते हैं, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस फसल से एल्कोहल ईस्ट बियर बनाई जाती है? ईस्ट बियर किस फसल से बनाई जाती है? गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। तो किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। बोलते हैं बियर पीने वाले कि ये तो जौ का पानी है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, 1 किलो धान उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? 1 किलो धान के लिए कितना पानी रिक्वायर होता है क्रॉप को? ऑप्शन है 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर, 5000 लीटर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा 5000 लीटर। भाई जो गेहूं है, सॉरी चावल जो है, 1 किलो चावल के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, देश में सर्वाधिक मोट विग्ना एकोन्टिफोलिया साइंटिफिक नेम है का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? क्या बताना है? मोट का हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको बताना है इंडिया के अंदर। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से।
तो गाइज हमने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को ये 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप इनको नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो गाइज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन की हम बात करेंगे जहां पर हम 20 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। और गाइस वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 21 की। गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब तक हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, TAU व कृष्णा किस फसल की किस्में हैं? क्या बताना है? TAU व कृष्णा किस फसल की किस्में हैं? चलिए गाइस फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक ग्राम, उड़द हो जाएगा, विग्ना, मूंगो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किस दलहनी फसल में सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जो सर्वाधिक जो क्षमता होती है वो कौन सी दलहनी फसल में पाई जाती है? मसूर, मटर, चना, उड़द। तो राइट आंसर क्या होगा? किस में पाई जाती है? मसूर में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में लेंटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिल बोलते हैं। लेंस एस्कुलेंटा इसका साइंटिफिक नेम है। कहीं से आप लोगों को थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप मोबाइल को इस तरीके से आड़ा पकड़ ले, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आ जाएगा। और थोड़ा सा फोकस करें, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि स्पेस अपने पास कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देसी चने का बीज सूचांक है। बीज सूचांक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड इंडेक्स। क्या बोलते हैं? सीड इंडेक्स। और सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का भार। कितने दानों का भार होता है? 100 दानों का भार। और एक और होता है सीड टेस्ट वेट, वो होता है 1000 दानों का भार, जिसको हिंदी में बीज परीक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बीज परीक्षण नहीं बताना, आपको सीड इंडेक्स बताना है देसी चने का। किसका बताना है? देसी चने का बताना है। भाई चने दो होते हैं ना, एक तो काबुली होता है, एक देसी होता है। ऑप्शन है 10 से 17 ग्राम, 17 से 26 ग्राम, 26 से 45 ग्राम, नन ऑफ दिस। तो गाइस जो देसी चने का जो एक तरीके से सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का भार, वो 17 से 26 ग्राम होता है। और जो विदेशी है काबुली, इसका होता है 26 से 45 ग्राम। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अरेकिस हाइपोजिया में गुच्छेदार की उपज प्राप्त होती है। जो एक तरीके से मूंगफली है अरेकिस हाइपोजिया, इनमें हमने दो प्रजातियां देखी थी अलग अलग। एक तो स्पेयर टाइप होती है फैलने वाली, और एक होती है बंच टाइप जो गुच्छा बनाती है। तो यहाँ पर गुच्छा बनाने वाली जो वेराइटी है, जो प्रजाति है, उसकी इल्ड आप लोगों को बतानी है, उपज आपको बतानी है। ऑप्शन है 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो क्या होगा राइट आंसर हमारे पास? 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। और जो स्पेयर्ड टाइप होती है फैलने वाली, उसका हो जाएगा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, और ये है फैलने वाली का। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ब्रेसिका स्पीसीज मस्टर्ड की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। गाइस सभी फसलों के साइंटिफिक नेम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेसिका स्पीसीज में उपयुक्त जो सोइल है, ऑप्टिमम सोइल कौन सी है? काली, चिकनी, बलुई, दोमट, अम्लीय। चलिए कमेंट कीजिए, अच्छी मृदा कौन सी हो जाएगी? अच्छी मृदा हो जाएगी बलुई दोमट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में सर्वाधिक ग्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? ग्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? कोटा में, नागौर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी का जो मांस होता है, मीट, गोट मीट, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बफन, मटन, चेवन, पोर्क। कमेंट कीजिएगा इस क्या कहा जाता है? तो जो बकरी का मांस होता है उसको कहा जाता है चेवन। क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है, चेवन। और मैं बात करूं यहां पर मटन की, तो मटन कहा जाता है जो सिप का, भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहा जाता है। और जो बफन है, बफन, ये बफेलो का जो मांस होता है, बफेलो,
बफेलो बुबेलिस बुबेलिस इसके मांस को कहा जाता है, और पॉर्क जो है वो पिग के मांस को कहा जाता है, सुअर के मांस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाही व कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? भारवाही और कृषि कार्यों के लिए मतलब ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड हो गई, दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाने वाली जो नस्ल है राजस्थान में, जो क्या करे बोझा भी ढो सके अच्छे से और कृषि कार्यों में भी बिल्कुल अच्छे से कृषि कार्य कर सके। ऑप्शन है मालवी, राठी, कांकरेज, नागौरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौरी हो जाएगा, क्योंकि जो नागौरी है इसके बेल जो होते हैं तेज भी दौड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर तेज दौड़ने वाला आ जाएगा तब आपको नागौरी लगाना है, भारवाही कृषि कार्य के लिए आएगा तब भी आपको नागौरी लगाना है। राठी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एक ब्यात में 2 बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? मतलब एक बार ब्याएंगे ना जिसमें 2 बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, जुड़वा। जैसे जुड़वा होते हैं ना, एक नहीं मैं बात कर रहा हूं 2 बच्चों की, और कभी कभी 3 बच्चे भी हो जाते हैं। तो उस गोट को, वो कौन सी गोट है वो आपको बताना है, बारबरी, जमनापुरी, बीटल, नन ऑफ दीज। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बारबरी। जो बारबरी जो नस्ल है इसको सिटी गोट भी कहा जाता है, शहरी बकरी, शहर में इसको पाला जाता है, और एक ब्यात में 2 बच्चे देती है और कभी कभी 3 बच्चे भी दे देती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, मुर्गियों में चिचड़ी ज्वर टिक फेवर फैलता है। मुर्गियों के अंदर जो चिचड़ी ज्वर होता है, टिक फेवर, वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, विषाणु की वजह से, पैरासाइट की वजह से। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ का नाम है यहाँ पर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटोजोआ है बेबिसिया स्पीसीज। कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? बेबिसिया स्पीसीज। यहां पर हम लिख देते हैं बेबिसिया स्पीसीज के द्वारा टिक फेवर होता है मुर्गियों के अंदर। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। गाइस अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, देसी मुर्गियों में मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मैं बात कर रहा हूं देसी मुर्गियों की जो नस्ल है उनमें प्रसिद्ध मांस के लिए पाली जाने वाली असील, चटगांव, कड़कनाथ, उपयुक्त सभी। चलिए गाइस फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? क्या बताना है आप लोगों को? देसी मुर्गियों में प्रसिद्ध मांस के लिए जो प्रसिद्ध है तो कौन सी नस्ल है? कड़कनाथ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, थनैला रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? मेस्टाइटिस, थनैला जो रोग हो जाता है गाय भैंस के अंदर, वो किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? स्ट्रेप्टोकॉक्सी एगेलेक्टी, बेनासियाई टाइप डी, पास्चुरेला, बुबेलिसेप्टिका, बेसिलस एंथ्रेसस। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकॉक्सी एगेलेक्टी के द्वारा थनैला रोग फैलता है। और यहां पर पास्चुरेला वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है, गलगोटू, और बेसिलस एंथ्रेसस है, इसके द्वारा एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो फैलती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, दस्त लगाने में सहायक औषधि है, जो पशुओं में दस्त लगाने में सहायक है, निश्चेतक, स्तंभक, शामक, विरेचक। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर बताइए, दस्त लगाने में सहायक औषधि कौन सी है? तो सहायक औषधि जो है हमारे पास उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विरेचक। और जो विरेचक हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुर्गेटिव्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुर्गेटिव बोलते हैं। जो पुर्गेटिव है औषधियां होती है ये पशुओं में दस्त लगाने में सहायक होती है, हल्के दस्तावर, विरेचक या रेचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, लाइजोल एक औषधि है। लाइजोल आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में एड आता है और इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक कपड़ा घुमाते हैं, ठीक है, पोचा, और वहां पर 2 कीटाणु बच जाते हैं। तो जो लाइजोल हैं उससे भी कीटाणु हमारे बच रहे हैं, तो वो क्या है? जीवाणु रोधक हैं या कृमिनाशक हैं या विरेचक हैं या जीवाणुनाशक हैं? तो क्या है? जीवाणुनाशक हैं। क्या है? जीवाणुनाशक, जो क्या करती है? जीवाणु का नाश करती है। जैसे इसके अलावा हम यहाँ पर जीवाणुनाशक में और किसकी बात करें भाई, फिनोल जो है, फिनोल हैं, फिनाइल हैं, फिनाइल, ये सब जो औषधियां हैं कौन सी है? जीवाणुनाशक हैं। भाई अगर औषधियों में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, औषधियां आप लोगों के लिए पढ़ा दी जाएगी। अगर आपके पास 11th क्लास के नोट्स हैं तो आप 11th क्लास के नोट्स में भी आप वहां पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, भेड़ के दूध में वसा की मात्रा, फैट परसेंटेज बताना है आपको सिप मिल्क में।
3.82%, 7.90%, 5.20%, नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? भेड़ का जो दूध होता है इसमें वसा की मात्रा होती है 7.90%। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। दूध दोहन की सबसे उत्तम विधि, मिल्किंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन है नकलिंग मेथड, स्ट्राइपिंग मेथड, फिस्टिंग मेथड, नन ऑफ दीज। सबसे बेस्ट मेथड आपको लोगों को बताना है। इसको बोलते हैं अंगूठा विधि, और इसको हम बोलते हैं चुटकी विधि, इसको मुट्ठी विधि, और नन ऑफ दीज। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फिस्टिंग मेथड। इसको पूर्ण हस्त दोहन विधि भी बोलते हैं। पूरे हाथ के द्वारा ऐसे मुट्ठी बंद करके, जैसे सपोज करो ये थन है और इस थन को इस तरीके से दबा के ऐसे दूध निकालना है, तो इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? हम फिस्टिंग मेथड बोलेंगे। और सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट विधि है। यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आता है कि एक तरीके से दूध दोहन की क्षति पहुंचाने वाली विधि या जिससे नुकसान होता है वो विधि कौन सी है? तो हो जाएगी अंगूठा विधि, सबसे दोषपूर्ण विधि। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंगूठा विधि में क्या होता है? ये जो थन है इसको 4 उंगलियों और इस अंगूठे के बीच में इस तरीके से देखना, ये थन है, ये 4 उंगलियां और ये अंगूठा, इसके बीच में इस तरीके से दबाते हैं हम इस अंगूठे की सहायता से, जिसकी वजह से क्या होता है? पशु का जो थन है उसमें काफी ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए इसको दोषपूर्ण विधि माना गया है। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्ण हस्त दोहन बेस्ट विधि, फिस्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 37, पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि, जिससे हम क्या कर सके? उनकी एज को मेजर कर सके। दांत देखकर, खुर देखकर, सींग देखकर, नन ऑफ दीज। तो सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है दांत देखकर। अगर दांत वाला ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप सींग देखकर। सींग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला छल्ला बनता है 3 वर्ष में बनता है, फिर जिसके बाद जो दूसरा छल्ला बनेगा वो 1 वर्ष में, फिर तीसरा बनेगा 1 वर्ष में। अगर किसी भैंस पे 3 छल्ले हैं तो बताइए एज कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 वर्ष होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे जेट में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रति बकरी औसतन दूध प्राप्त होता है। औसत दूध कितना प्राप्त होता है? 0.25 लीटर, 0.50, 0.75 या फिर 1 लीटर। क्या होगा राइट आंसर? औसतन दूध प्राप्त होता है बकरियों से 0.25 लीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गाय के दूध में पीलापन का क्या कारण है? लैक्टोज के द्वारा, केसिन के द्वारा, कैरोटीन के द्वारा, या फिर रसायन के द्वारा। तो गाय का दूध जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के द्वारा, और केसिन के द्वारा सफेद होता है। क्लियर है गाइस? दोनों में कंफ्यूज मत होना, कैरोटीन पीला और केसिन सफेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सिटी ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? सॉरी, सिटी गोट की हमने यहाँ पर बात कर ली है। बारबरी को सिटी गोट कहा जाता है। जो हमारा ये आंसर है यहाँ पर, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको हम बोल देते हैं क्यून ऑफ गॉट किस बकरी को कहा जाता है? क्यून ऑफ गॉट किस बकरी को कहा जाता है? मतलब बकरियों की दूध की रानी, सॉरी क्यून ऑफ मिल्क लिखेंगे हम यहाँ पर। दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? बीटल को, सानेन को, बारबरी को, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सानेन को कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिटी गोट की, जैसा कि मैंने बताया, तो बारबरी को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया, 2-2 क्वेश्चन हमारे एक साथ हो जाते, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो गाइस हमने यहाँ पर पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी कर सके। और गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ये हमारा था एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर 3 था। अगला जो होगा एग्रीकल्चर टेस्ट पेपर 4 वो अगले संडे को होगा। उससे पहले डेली के डेली मॉर्निंग को एक टेस्ट पेपर यहाँ पर आप लोगों को सोल्व करवाया जाता है। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी डाउट अगर आपके होते हैं तो उनका भी हम एक तरीके से यहाँ पर आपको जवाब देते हैं। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय।